नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत की उस महान सभ्यता का जीवंत प्रमाण था जहां ज्ञान को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था और शिक्षा को केवल व्यक्तिगत उन्नति का साधन नहीं बल्कि समाज और मानवता के कल्याण का आधार माना जाता था। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के प्रतापी शासक कुमार गुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। उस समय भारत राजनीतिक रूप से सशक्त, आर्थिक रूप से समृद्ध और बौद्धिक रूप से अत्यंत उन्नत अवस्था में था। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है और नालंदा उसी स्वर्ण युग की सबसे चमकदार उपलब्धि बनकर उभरा। यह विश्वविद्यालय केवल कक्षाओं और भवनों का समूह नहीं था, बल्कि एक पूर्ण विकसित ज्ञान नगर था, जहां अध्ययन, अनुसंधान, संवाद, सहिष्णुता और अनुशासन का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता था। नालंदा का परिसर कई किलोमीटर में फैला हुआ था, जिसमें विशाल विहार, ध्यान कक्ष, व्याख्यान सभाएं, उद्यान, जलाशय, भोजनालय और आवासीय भवन शामिल थे। यहां लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 से अधिक आचार्य एक अनुशासित जीवन जीते थे। दिन की शुरुआत प्रार्थना, ध्यान और अध्ययन से होती थी और पूरा जीवन ज्ञान की साधना को समर्पित रहता था। नालंदा की सबसे अनोखी विशेषता यह थी कि यहां शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी। राजा, सामंत, व्यापारी और दानदाता मिलकर इस विश्वविद्यालय को चलाते थे, क्योंकि उस समय यह विश्वास था कि ज्ञान पर किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं होना चाहिए। नालंदा में प्रवेश पाना अत्यंत कठिन माना जाता था। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर विद्वान आचार्य शास्त्रार्थ और मौखिक परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों की बुद्धि, स्मरण शक्ति, तर्क और भाषा पर पकड़ की जांच करते थे और कहा जाता है कि 10 में से 7 विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा में असफल हो जाते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि नालंदा में केवल श्रेष्ठतम प्रतिभाएं ही अध्ययन कर पाती थीं। यह शिक्षा का दायरा अत्यंत व्यापक था। बौद्ध महायान और हीनयान दर्शन के साथ साथ वेद, उपनिषद, सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, व्याकरण, अलंकार शास्त्र, तर्कशास्त्र, गणित, ज्यामिति, भूगोल, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद जैसे विषय पढ़ाए जाते थे, जिससे यह सिद्ध होता है कि नालंदा किसी एक धर्म या विचारधारा तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक वैश्विक विश्वविद्यालय था। नालंदा की ख्याति इतनी दूर तक फैली हुई थी कि चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, मंगोलिया, श्रीलंका, जावा और सुमात्रा जैसे देशों से हजारों विद्यार्थी यहां अध्ययन करने आते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा में कई वर्षों तक रहकर अध्ययन किया और अपने यात्रा वृत्तांतों में लिखा कि नालंदा के आचार्य ज्ञान में अथाह, चरित्र में निर्मल और व्यवहार में विनम्र थे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यहां विद्वानों के बीच निरंतर शास्त्रार्थ होते रहते थे और तर्क के माध्यम से सत्य की खोज की जाती थी। वहीं यात्री इत्सिंग ने नालंदा को संसार का सबसे अनुशासित और संगठित शिक्षा केंद्र बताया। नालंदा का पुस्तकालय इस विश्वविद्यालय की आत्मा था, जिसे उस समय संसार का सबसे विशाल ज्ञान संग्रह माना जाता था। यह पुस्तकालय रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक नामक 3 भव्य बहुमंजिला भवनों में फैला हुआ था, जिनमें ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखी लाखों पांडुलिपियां सुरक्षित थीं। इन ग्रंथों में दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा, गणित, भाषा विज्ञान और खगोल शास्त्र से संबंधित ऐसा ज्ञान संग्रहित था जो उस समय विश्व के किसी अन्य भाग में उपलब्ध नहीं था। कई विद्वान केवल पुस्तकालय में अध्ययन और ग्रंथ लेखन के लिए ही जीवन समर्पित कर देते थे, किंतु इतिहास साक्षी है कि जब सभ्यताएं अपने चरम पर होती हैं, तब उनके भीतर और बाहर दोनों ओर से कमजोरियां जन्म लेने लगती हैं। 7वीं-8वीं शताब्दी के बाद भारत में राजनीतिक एकता धीरे धीरे कमजोर होने लगी। छोटे छोटे राज्य
आपस में संघर्षरत हो गए और उत्तर भारत मध्य एशिया से आने वाले तुर्क आक्रमणों के लिए खुला होता चला गया। इसी अशांत काल में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी नामक एक तुर्क सेनापति उभरा, जो गौरी वंश की ओर से बिहार और बंगाल पर विजय के लिए निकला था। उसका उद्देश्य न तो ज्ञान की रक्षा था और न ही संस्कृति का संरक्षण, बल्कि सैन्य विजय, धन की लूट और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना था। लगभग 1113 ईस्वी में उसकी सेना नालंदा पहुंची। उस समय नालंदा एक शांतिपूर्ण ज्ञान केंद्र था, जहां भिक्षु निहत्थे होकर अध्ययन, लेखन और ध्यान में लीन रहते थे और उन्हें किसी बड़े आक्रमण की आशंका नहीं थी। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार खिलजी को यह स्थान एक साधारण किला या नगर प्रतीत हुआ। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी। एक बार उसकी तबीयत खराब हुई और हकीमों की दवाओं से कोई फायदा नहीं हुआ। उसे नालंदा के मुख्य आयुर्वेदिक वैद्य आचार्य राहुल श्रीभद्र से इलाज कराने की सलाह दी गई, लेकिन उसने कहा, मैं किसी काफिर से इलाज नहीं करवाऊंगी। हालत और बिगड़ने पर आचार्य राहुल को बुलाया गया, लेकिन खिलजी ने शर्त रखी कि वह हिंदू वैद्य की कोई दवा नहीं लेगा। राहुल जी ने उसे कुरान दी और हर सुबह पढ़ने को कहा। कुरान के पन्नों पर औषधि लगी थी, जिससे दवा उसकी उंगलियों के जरिए मुंह तक पहुंच गई। कुछ दिनों में खिलजी ठीक हो गया। जब उसे इस चाल का पता चला तो गुस्से में उसने ग्याहो नैवे में नालंदा पर हमला किया। हजारों विद्वानों और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी गई। पूरा विश्वविद्यालय और 90 लाख से ज्यादा पुस्तकें जलकर राख हो गईं। कहा जाता है कि आग 6 महीने तक जलती रही और सारा ज्ञान खत्म हो गया। हमारे हिस्ट्री डिपार्टमेंट चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।